नमस्कार दोस्तों। तीन बहुत बड़ी खबरें तीनों बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर हैं और हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी तैयारी को लेकर सामने आ गई हैं। पाकिस्तान ने अभी एक हरकत यही करनी शुरू कर दी खुद। अब वो सामने हमारे पंगा नहीं ले रहा। उन्होंने मोहम्मद यूनिस को मोहरा बना दिया है और मोहम्मद यूनिस को बोल दिया है कि भाई आप वहां पर जिहादियों को तैयार कीजिए और भारत को तंग कीजिए, क्योंकि हमारे पास तो ना पतलून है ना शर्ट है। अब हम कैसे मुकाबला करेंगे भारत की आर्मी का? अभी आपके पास पतलून बची है, जो शर्ट थी वो तो जो अरकान आर्मी थी म्यांमार से आई उन्होंने उतरवा दिए। पतलून बची है, जब तक बची है तब तक आप ट्रेनिंग हमसे ले लो। तो बांग्लादेश में जिहादी जो हैं वो मोहम्मद यूनिस ने तैयार करने शुरू कर दिए विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। अब भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। भारत ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि हुआ क्या है। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये जो नजायज औलाद थी बांग्लादेश, हमने उसको लिबरेट करवाया उसकी माँ से, जो कि पाकिस्तान, जिसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। अभी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया मोहम्मद यूनिस ने शहबाज शरीफ को कि आइए 1971 की जो गलतियां थी उसे हम भूल जाते हैं। क्या ये दोनों दोबारा से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बनने की कगार पर है? देखिए, मोहम्मद यूनुस तो सीआईए का पपेट है और उसको यूएस ने बैठाया है। वो एक कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अभी तक शेख हसीना ने रिजाइन नहीं किया है। अभी उसने कल ऐसा भी किया है कि उन्होंने भारत को बोला है कि आप शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करके बांग्लादेश भेज दीजिए। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया मानेगा नहीं और इंडिया इस रिक्वेस्ट को ठुकरा देगा। और अब क्या हुआ है, थोड़े दिन पहले अ, शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस दोनों कायरो में मिले थे। वहां पे उन लोगों की इस्लामिक कंट्रीज की D8 की समिट थी। उसमें उन्होंने बोला है कि वी शुड रीसेट द टाइप ऑफ 1971। ठीक है। और इसमें और भी बातें निकल के आई है कि जहां पे ये बताया गया है कि पाकिस्तान के जो एक जनरल है शाहिर शमशाद मिर्जा, वो बांग्लादेश जाएंगे। बांग्लादेश की मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उनकी जो स्ट्रेटेजिक कमांड के फोर्सेस है, उनको जाके उधर लेक्चर भी करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। तो ये एक तरह से आपकी बात सही है कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में कोऑपरेशन बढ़ रहा है और एक तरह से न्यू रीसेट की बात की जा रही है। सर, एक और एक चीज है, आपको ये जानना जरूरी है कि हम भारतीय को लगता है कि हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया है, पर बांग्लादेश में बहुत प्रो पाकिस्तान सिंपथाइजर्स रह चुके थे जो पाकिस्तान नहीं जा पाए थे। ठीक है। अब ये जो प्रो पाकिस्तान सिंपथाइजर्स थे वो 53 साल से चुप बैठे थे। सडनली आपने देखा है कि सीआईए ने इन लोगों को इकट्ठा किया। इवन जो बेगम शेख हसीना थी, वो भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाई इनके आगे। आपको मालूम है, शी वॉज ओनली एबल टू कंट्रोल द रेडिकल्स इन एंड अराउंड बांग्लादेश, पर जो इनकी जो हार्ट है वो उधर, शी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल दैट। जमात पार्टी तो ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट करती थी और वहां पे बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो भी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही थी। तो हम एक तरह से वी वर इन अ फूल्स पैराडाइज टू बिलीव बांग्लादेश। हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म करके इन लोगों को बढ़ाया था। ये कांग्रेस ने किया था। सर, हमने नहीं, हमारे हमने नहीं, कांग्रेस ने। सर, जो हमारी सरकार थी 2012 में, जो जिसको चला रही थी मनमोहन सिंह, द फेमस अर्थशास्त्री, उन्होंने भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको खत्म कर दिया था। सर, उस समय बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम थी $700 और 15 साल में उनकी इकोनॉमी 3 गुना बढ़ गई। मतलब आप सोचिए, वो 2400 आज उनकी पर कैपिटा इनकम है 2400 USD। तो ये सब काम भारत ने किया था। भारत उनको बिजली भी दे रहा था, भारत उनको सारे सब तरीके से सारा सपोर्ट भी कर रहा था। तो मेरा ये मानना था, मैंने हमेशा देखा है कि आपको याद होगा 2010-11 में हमारे एक बीएसएफ के जवान को इन्होंने मार दिया था और उसको जैसे बोलते हैं ना, डंडे में उसके दोनों हाथ और पांव को बांध के इन्होंने भारतीय फोर्सेस को दिया था। तो आप सोच लीजिए, इनके अंदर हमेशा प्रॉब्लम होता था। मैं जब भी क्रिकेट मैच देखता था, मैं बांग्लादेश वालों को देखता था, वो हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे। ठीक है। तो हमें ये हमारे लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी एक बेवकूफी थी
कि वो इन लोगों पे भरोसा करते थे। ये भारतीय सरकार ने भी किया है। आपको मालूम है कि इधर प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो आपको प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। आपको बॉर्डर की फेंसिंग करनी चाहिए थी, वो नहीं किया। वो चलिए, वो बात अलग की बात है। अब बात आते हैं कि बांग्लादेश आज से नहीं, हमेशा जो बांग्लादेश में पाकिस्तान एलिमेंट्स है, वो हमेशा भारत के अगेंस्ट ही थे। और आज जो हिंदूज का प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, ये वही बांग्लादेशी मुस्लिम्स है जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। और सर, ये मोस्टली ये बिहार के मुसलमान थे जो इंडिपेंडेंस से पहले बांग्लादेश जा चुके थे। ठीक है, तो इनको भारत के अगेंस्ट ऐसे भी प्रॉब्लम था। तो एक तरह से मेरा मानना है कि भारतीय सरकार को अब इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब बांग्लादेश का अभी विघटन करना जरूरी है, वहां पे हिंदू बांग्लादेश बनाना जरूरी है। बट इसको एक बहुत ही कलाकारी से करना पड़ेगा, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये काम हो रहा है भारतीय सरकार के थ्रू। आपने देखा अराकान सर उसका आर्मी। बोलिए। उसका आंसर है, उसका आंसर क्या है कि क्यों इसका काम करना ज़रूरी है। जैसे आपने अभी बोला कि कायरो में दो कायर मिले, जो कि मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ, दोनों कायर इसलिए कायरो में मिले थे। तो इस वहाँ पर इन्होंने एक पैक्ट कर लिया कि आइए हम मिलकर भारत के ऊपर गजवे हिंद करते हैं। और ये मीटिंग के बाद दो चीज़ें करी। एक, जो वहाँ पे जिहादी हैं उनको ट्रेनिंग पाकिस्तान देगा कि कैसे भारत की जब आर्मी आएगी तो पतलून उतारकर सलूट कैसे मारते हैं, जैसे 71 में मारे थे। तो बांग्लादेश को वो ट्रेनिंग मिलने वाली है। दूसरा, और भी एक चीज़ होने वाली है कि इन्होंने एक मैप निकाल दिया। जैसे पाकिस्तान ने एक ग्रेटर पाकिस्तान का मैप निकाला था, बांग्लादेश ने भी आया नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, उन्होंने भी एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप निकाल दिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश से लेकर त्रिपुरा तक सारा कुछ उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है। तो ये जो ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान के सहारे पर आज बांग्लादेश, आपको नहीं लगता कि भारत को अब कुछ ना कुछ इसके खिलाफ करना चाहिए, या ये जानबूझकर किया जा रहा है डीप स्टेट की तरफ से, कि जिस तरह से पुतिन को उकसाया गया था यूक्रेन वॉर में फंसाने के लिए, वैसे ही भारत को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। सर, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अभी आपने जो बात की है, ट्रेनिंग सिर्फ ऑफिसर्स लेवल तक नहीं है। अभी उनके अंदर नेवल कोऑपरेशन भी बढ़ने वाला है। अभी बांग्लादेश एक नेवल एक्सरसाइज करने वाला है बे ऑफ बंगाल में। वहां पे फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी वॉरशिप्स आके वहां पे वो एक्सरसाइज करेगी। और बांग्लादेश की नेवी पाकिस्तान के अंदर जो उनकी जो एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है, अमन, फरवरी 7 और 11 के बीच में बांग्लादेश की नेवी उधर जाके भी एक्सरसाइज करने वाली है। तो एक तरह से मिलिट्री एक्सचेंजेस बहुत डीपन हो चुके हैं। आपको मालूम है, चाइना अपना J-10 फाइटर जेट बांग्लादेश को बेचने को तैयार हो गया है। टर्की अपना ड्रोन देने को तैयार हो चुका है। ठीक है। और अब मैं आता हूँ कि ये जो जब ये शेख हसीना थी 2-3 साल पहले, पाकिस्तान ने पूछा भी था कि हम अपनी नेवल वॉरशिप डॉक करना चाहते हैं चिटागोंग पोर्ट पे, तो शेख हसीना ने मना कर दिया था। ठीक है। तो सर, एक और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये जो वॉर है, ये यूएस ने करवाया है भारत के बैकयार्ड में। जो यूएस की सीआईए है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने जानबूझ के कराया। उनको उधर एक आइलैंड चाहिए था, सेंट मार्टिन, जिसकी बात शेख हसीना ने भी की थी। जब उन्होंने माना नहीं, तब उन्होंने ये काम कर दिया। एक और एक चीज हो रहा था सर, शेख हसीना वॉज बाइंग डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया। उन्होंने $500 मिलियन का पैक्ट भी कर दिया था। और आज की डेट में चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स टू बांग्लादेश। तो एक तरह से मेरा ये मानना है, सीआईए, आईएसआई, सीसीपी और टर्की ने मिलके वहां पे एक आर्म्ड रेवोल्यूशन कराया था, जैसे यूरो मैदान में हुआ था यूक्रेन में। सर, आपको याद होगा, ये यूक्रेन के अंदर भी जो स्टूडेंट्स आए थे, उन लोगों को ट्रेन किया गया था पहले। ठीक है। और उधर जो राष्ट्रपति थे जेलेंस्की से पहले, यानुकोविच, वो एकदम ही न्यूट्रल आदमी थे। वो देश का इंटरेस्ट देखते थे। उधर यूरो मैदान रेवोल्यूशन हुआ और उधर उन्होंने क्या क्या एक ही गलती की कि उन्होंने अपने ही सपोर्टर्स पे गोली चला दी, जिसके कारण उनको भागना पड़ा। आज वो रशिया में। सर, यहाँ पे भी वही हो रहा था। जो बांग्लादेश में जो स्टूडेंट लीडर है, जिसने आलम, जो उसने 2-3 दिन पहले ट्वीट भी डाला था कि वो उसने जो मैप बना के डाला था कि उसने बताया था कि बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, वो असम, ये बांग्लादेश का पार्ट है।
तो उसने भी यही काम किया। उसने उधर प्रोवोकेटिव पहले भाषण दिए। उसने वहाँ पे लोगों को बोला कि आप कॉलेजेस में आइए, उनको मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी, वेपन्स की ट्रेनिंग दी। और जब आपने देखा कि जब ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने गए थे, शेख हसीना को भागना पड़ा। और सर यहीं पे संदर्भ में ये कर रहा हूँ, वहाँ पे हिंदूज को पर्सिक्यूट किया गया। उन हिंदू लेडीज को रेप किया गया, हिंदू एस्टेब्लिशमेंट्स को उन्होंने अटैक किया था। हमारे देवी-देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया गया, हमारे टेम्पल्स को अटैक किया गया। इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया गया। चिन्मय दास जो है, वहाँ पे इस्कॉन के जो प्रीस्ट है, उन पे अटैक हुआ। सर उनके जो लॉयर है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है? यहाँ तक डोनाल्ड ट्रम्प ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। यूके की पार्लियामेंट में प्रीति पटेल ने भी ये मुद्दा उठाया है। तो इन्हें लोग प्रोवोक कर रहे हैं। और भारत के अंदर आपने देखा है कि ममता बनर्जी ने भी बोला है कि वहाँ पे आप एक यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजिए। ये प्रोवोक कर रहे हैं कि इंडियन फोर्सेस एंटर करे बांग्लादेश में। तो एक तरह से जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं वेस्ट ने, इंडिया के ऊपर भी वैसा ही सैंक्शंस लगाए। तो एक तरह से सोची समझी साजिश है, जिसके कारण वेस्ट चाहता है कि इंडियन फोर्सेस टू एंटर बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट द हिंदूज, और उनके ऊपर ओआईसी, वेस्ट और डीप स्टेट सब लोग सैंक्शंस लगाए। और भारत के जो प्रधानमंत्री है, उनको भी इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए, उनके ऊपर भी अरेस्ट वारंट इश्यू किया जाए। जो अरेस्ट वारंट अभी बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर है, जो अरेस्ट वारंट अभी पुतिन के ऊपर है। तो एक तरह से सोची समझी साजिश है, जिसके कारण भारतीय की ग्रोथ ना हो सके। क्यों नहीं हो सके? क्योंकि आपने देखा था कि कोविड के वक्त भारत ने 100 कंट्रीज को वैक्सीन दी थी। डीप स्टेट की जो कंपनीज है, मॉडर्ना और फाइजर, इसमें मोटा प्रॉफिट कमा नहीं पाई। भारतीय डिफेंस फोर्सेस इंडिजिनाइजेशन की बात करें, लोकलाइजेशन की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। तो जिसके कारण हम एक तरह से पोटेंशियल थ्रेट है यूएस की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के थ्रू। भारत ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, होम ग्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम, खुद के नेटवर्किंग प्रोटोकॉल पे काम करना चालू कर दिया है, और अपना खुद का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बना रहा है। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं डीप स्टेट को लग रहा है कि भारत उनका एक पोटेंशियल कॉम्पिटिटर बन सकता है इन फ्यूचर। तो उन्होंने यहाँ पे बांग्लादेश को खड़ा किया, यहाँ पे यूनस जो पपेट है, उसको बैठा के रखा। सर एक ही सिंपल सा चीज है। अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद और ढाका के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट चालू होने वाली है। इस्लामाबाद से, कराची पोर्ट से अभी तक 2 कंटेनर निकल चुके हैं, 2 जहाज निकल चुके हैं। उसमें बताया जाता है कि उसमें गोला बारूद, असला, मिसाइल सब है। और वहां पे बांग्लादेश में अभी बात यहाँ तक आ चुकी है कि आईएसआई रोहिंग्या टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा है। आईएसआई वहां पे बांग्लादेशी यूथ को ट्रेन कर रहा है, ताकि वो भारत के अंदर अटैक कर सके, जो हमारे चिकन नेक को कट कर सके। तो एक तरह से प्रोवोकेशन ऑलरेडी अनडिक्लेयर्ड युद्ध तो हो चुका है सर। और हमें हमको मालूम है, मालदा और मुर्शिदाबाद में ऑलरेडी उधर डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। तो एक तरह से बांग्लादेश के थ्रू, ईस्ट पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान एक वॉर छेड़ने की तैयारी में है, और इसको सपोर्ट चाइना भी कर रहा है। और अभी हमने क्या किया, अराकान आर्मी जो उन्होंने क्या किया, अब वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे आ चुके हैं। तो बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ वॉर की तैयारी कर रहा है, और हम अराकान आर्मी के थ्रू बांग्लादेश के ऊपर वॉर की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां का जो रीजन है, एकदम ही मतलब गर्मा गर्मी चल रही है सर। और आगे जाके मुझे लग रहा है 2025 में वहां पे कुछ ना कुछ एक मिलिट्री कार्रवाई होगी। इसके कारण हमें अब जो है बांग्लादेश के अंदर हिंदू बांग्लादेश बनाने की जरूरत है। हमें वहां के जो अट्रॉसिटीज है, भारतीय सरकार को ये यूनाइटेड नेशंस में ले जाना पड़ेगा। हमको उधर बताना पड़ेगा। जैसे जूस करते हैं ना सर, होलोकॉस्ट की विक्टिम्स के बारे में, हमारी सरकार क्यों नहीं करती? 70 लाख जूस, 1 करोड़ जूस है वर्ल्ड में। आज भी 80 साल बाद वो लोग होलोकॉस्ट की बात कर सकते हैं। पर हम तो अभी जो हिंदूज के ऊपर प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, उसके ऊपर बात ही नहीं कर पा रहे। ये मेरे ख्याल से एक तरह से भारतीय सरकार की एक नाकामयाब पॉलिसी है, क्योंकि वो इंटरनेशनलाइज नहीं कर पा रही। सिर्फ बात करते हैं आप मिलिट्री एक्शन लीजिए सर, पहले तो आप अपना सपोर्ट बनाइए। भारतीय एनआरआई अब बिल्कुल सही जागे है। हैं। सर भारतीय एनआरआई अब जागे हैं यूएस में। अब वो लोग, अभी मेरे दोस्तों ने वहां पे यूएस में वहां पे रोड शो किया, उसके अगेंस्ट किया। सर खालिस्तान से सीखे ना सर, कैसा वो लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं। भारतीय लोग क्यों नहीं करते?
वहां पे हिंदुस्तान भारत की ओवरसीज विंग है बीजेपी की, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है, ये काम क्यों नहीं कर पा रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तो सर एक और एक चीज है, वो सब बात छोड़िए। अब बात है कि यहाँ पे एक तरह से सोची समझी साजिश है कि भारत की फोर्सेस बांग्लादेश को अटैक करे और उनके ऊपर सैंक्शन लगे। भारतीय सरकार को सब कुछ मालूम है, वो देख रहा है, सारी सिचुएशन देख रहा है। उन्होंने कल 2-3 दिन पहले भारतीय विदेश मंत्री ने, विदेश सचिव ने इसकी कड़ी निंदा भी की है और बोल दिया है कि बॉस आप अपने लिमिट्स में रहिए। कल हमारे उद्योगपति पूनावाला ने बोल दिया कि हमने 13 दिन में बांग्लादेश को बनाया था, 13 मिनट नहीं लगेंगे हम अगर बांग्लादेश को खत्म करने के लिए। दिल्ली के जो ऑटो एक्सपोर्टर्स है, उन लोगों ने अभी बांग्लादेश को 1 महीने तक उन्होंने कलपुर्जे देने से मना कर दिया है। त्रिपुरा को वो 200 करोड़ रुपया देना बाकी है, अदानी को कम से कम 1,500 करोड़ देना बाकी है। ठीक है, बांग्लादेश की हालत खराब होने वाली है। ठीक है, वहां पे वो अभी आलू और प्याज भारत से नहीं लेके पाकिस्तान से ले रहा है। जो और वो पाकिस्तान, वही जो आलू और प्याज है भारत से एक्सपोर्ट होता है दुबई, दुबई से फिर पाकिस्तान जाता है, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश जाता है। तो ऐसी तो बेवकूफी कर रहे हैं ये लोग। ये नहीं, और आपको ये भी चीज बता देता हूँ, जो इनकी बैंक है, इनका दिवालापन अभी निकलने वाला है। वहां पे एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन रही। मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जो नागरिक है, वो अपनी सरकार के ऊपर भरोसा रखे, वो मोदी सरकार पे भरोसा रखे, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से वो ऐसा काम करें कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो एक तरह से क्रिएटिव सोल्यूशन आ रहा है सर, पर कुछ ना कुछ खून खराबा मेरे हिसाब से होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि इतना बड़ा बिल्डअप ऐसे ही किसी के कारण है। नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी मणिपुर का प्रॉब्लम चल रहा है। मिजोरम के जो सीएम है, उन्होंने क्रिश्चियन स्टेट की बात की है। तो फ्रंट, मल्टीपल फ्रंट पे वॉर चल रहा है सर उधर। सर यानी कि जो आपने बोल दिया कि ये पागलपन है कि भारत से आलू जाता है पहले दुबई, दुबई से पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से बांग्लादेश जाएगा। उसका रीज़न है पागलपन का, नाम में ही मोह, मैडनेस से मोह है, मोह मैड को। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये पागलपन तो जायज़ है, नाम में ही मैडनेस है। लेकिन भारत भी कोई आराम से नहीं बैठा। अब दो तीन चीज़ें हैं जो समझनी ज़रूरी हैं। एक, जो हमारी आर्मी है क्या उसकी तैयारी है? तो तैयारी जो है, वो जो कमेटी है हमारी डिफेंस की, उन्होंने बोल दिया कि हमारे एयरफोर्स में शॉर्टेजेस हैं, यानी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइना ने ऑलरेडी J-35 जो उनके स्टिल्थ फाइटर जेट्स हैं वो पाकिस्तान को देने का प्लान कर लिया। और तीसरी तरफ भारत ने भी बोल दिया कि जो सुकोई 57 है वो भारत में ही बनने वाले हैं। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है जो भारत में बनेगा। पाकिस्तान को तो 40 प्लेन ऑलरेडी चाइना गिफ्ट करने वाला है। क्या हमारी तैयारी है कि हम ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ लड़ सके एक ही टाइम पर? क्योंकि लड़ाई एक तरफ ही होगी, अब दोनों तरफ होगी। सर लड़ाई एक तरफ नहीं होगी, लड़ाई चारों तरफ होगी, सब जगह तरफ, समुद्र में से भी होगा। ठीक है, वो आप भूल गए हैं। चाइना के साथ हमारा 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ 4,200 किलोमीटर का बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ 4,400 किलोमीटर का बॉर्डर है, और हमारा कोस्टल बॉर्डर है 8,000 किलोमीटर। तो तकरीबन 20,000 किलोमीटर पे हमारा लड़ाई अभी चलने वाला है। और जो बात आप कर रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि कल ही बात आई है कि पीएम को समझ में आ गया कि अब आईएएफ को, इंडियन एयरफोर्स को प्लेन्स की जरूरत है। और मेरा मानना ये है कि सुकोई 57 हम अभी लेने वाले हैं रूस से। पुतिन साहब शायद अगले महीने या 2-3 महीने में आने वाले हैं भारत, उसकी डेट्स वर्क किया जा रहा है। उस समय यहाँ पे डिफेंस कॉपरेशन चालू हो जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ एक 36 से 42 प्लेन रूस से बन के भारत में आएंगे, और जो फर्दर जो प्लेन्स है उसके बाद उसका लाइसेंस प्रोडक्शन इंडिया में चालू होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, जैसे अभी सुकोई 30 भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही बना रहा है। उसके बाद लोकलाइजेशन भी यहाँ पे होगा, इंडिजनाइजेशन भी होगा, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी होगा, सब कुछ होगा। पर सर सब चीज एक साथ में नहीं होता है, कुछ चीजें समझने की भी बात होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और आपको ये भी बता दूं, जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, वो ऑलरेडी आज वियतनाम ने $700 मिलियन में, जो 6,000 करोड़ का, वो साइन करने वाले हैं। और इंडोनेशिया भी हमारा ब्रह्मोस मिसाइल लेने को तैयार है। और आपको ये भी बता दूं, यूएई भी लेने को तैयार है।
ठीक है, और बात यहाँ तक आ रही है कि सऊदी के जनरल, थाईलैंड के जनरल ने आके भारत के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को विजिट किया। तो आप समझ जाइए, नाइजीरिया भी रेडी है हमारा तेजस लेने, इजिप्ट रेडी है। तो आप समझ जाइए इंडिया के बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट की बल्ले बल्ले होने वाली। आर्मीनिया को देखिए, अजरबैजान भी मांगने लग गया कि भारतीय डिफेंस सिस्टम हमको दीजिए। हमारा जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, पिनाका मल्टी रेंज बैरल सिस्टम है, और ये सब दो तीन चीजें हैं वो हमेशा लेने को तैयार है। सर मेरे हिसाब से भारत और पाकिस्तान का अभी जो युद्ध है वो डायरेक्ट युद्ध नहीं होना है। अब हम कर रहे हैं न्यूट्रल कंट्री में। ठीक है, ये अब बढ़ गया है अजरबैजान में, अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में हो गया, बांग्लादेश में हो गया। हमें भी एक फ्रंट खोलने की जरूरत है। हमें भी पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने के लिए, जहाँ पे वो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंदर उनका पानी रोकने की जरूरत है। हमें वहां पे तालिबान को सपोर्ट देने की जरूरत है ताकि वो पाकिस्तान को वहां पे उनको हिट करे। हमें पाकिस्तान में अपने जो एजेंट है इमरान खान को, उनको छुड़ाना चाहिए। ठीक है, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। और यहाँ तक बात करें कि हम शेख हसीना को वापस रीइंस्टेट करें बांग्लादेश में, हमें वो भी चेक करना चाहिए। तो भारत को मल्टीप्रोम स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। ये एक ऑन गोइंग कोवर्ट वॉरफेयर चल रहा है सर, ये चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है, हमें भी मल्टीपल फ्रंट पे वॉर हमें फेस करना पड़ेगा। फेस करने से पहले अगर हम दूसरे के खेमे में ही आग लगा दें तो ये युद्ध बच सकता है। अब मोदी जी इसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ कुवैत में जाकर अवार्ड ले लिया एक और मुस्लिम कंट्री से? 8वीं मुसलमान कंट्री है जहां से अवार्ड लिया है। क्या उसी में खुश हो जाएंगे या सर अभी कुछ करेंगे? सर एक चीज है, उनको पीसो अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल ऑनर, जो सिविलियन ऑनर अवार्ड होता है उसका, उस देश का। और कम जैसे आपने बोला है 7 से 8 कंट्रीज ने उनको अवार्ड किया है, मुस्लिम कंट्रीज ने, जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, इजिप्ट है। तो इन लोगों ने दिया। तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, इंडियन इकोनॉमी डेवलप हो रही है। मैंने हमेशा बोला है कि भारत को युद्ध में नहीं जाना चाहिए, भारत शुड अवॉइड गोइंग इनटू वॉर। अभी हम 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन होने की जरूरत है। सर गल्फ में हमारे कितने लोग काम करते हैं? इंडिया को रेमिटेंसेस आता है $129 बिलियन का। सर टोटल बजट है पाकिस्तान का $67 बिलियन, टोटल बजट है बांग्लादेश का $68 बिलियन। दोनों को मिला लीजिए $135 बिलियन है, उतना तो रेमिटेंसेस हमको आ जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत है सर। हमको भारतीय सरकार जो कर रही है, इट इज वॉकिंग अ वेरी फाइन थिन लाइन। हमें आज चलिए, हमें मोदी जी पे क्वेश्चन तो करने की आदत है, पर उनके ऊपर भरोसा भी रखिए कि उधर जो बैठे हैं डोवाल साहब, उधर जो बैठे हैं जयशंकर साहब, ये लोग ग्लोबल डिप्लोमेसी में अपना काम कर रहे हैं। और सर आस्तीन के शाम तो हमारे देश में ही है, आपको मालूम है। आप पंजाब इलेक्शन में आपने देखा कि कैसे पीएम के कॉन्वॉय पे पीएम की जान के ऊपर प्रॉब्लम आ गया था एक तरफ। तो आपको समझना पड़ेगा, वी आर फाइटिंग मल्टीपल फ्रंट वॉर अक्रॉस द 24/7 हम फाइट कर रहे हैं सर। 20,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, सीआईए है, टर्की है, हमारी यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी है जो इनसे मिली हुई है, और भारत के अंदर रोहिंग्या जो रह रहे हैं, और भारत के अंदर जो पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स है वो जो रह रहे हैं। सर बहुत मल्टीपल फ्रंट ऑफ वॉर है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी पे हमको करना पड़ेगा। वी ऑल्सो हैव टू डू आवर वर्क। जो भी बांग्लादेशी ऑपरेटिव हमको नजर आते हैं अपने एरिया में, उनको रिपोर्ट करिए, उनसे आप ट्रेड मत करिए, उनको आप एम्प्लॉयमेंट न दीजिए। सर इकोसिस्टम तो हमने बना के रखा है कि हम उनको जॉब दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों हमेशा मोदी जी को ब्लेम करें? गलती हमारी भी है सर, मतलब देश की जनता की भी बिल्कुल। है। तो इनको ऐसे ही 10 करोड़ लोग नहीं आ सकते सर। जब जब तक उनको लाइवलीहुड नहीं मिलता है, जब तक नहीं आ सकते। तो हमारी जनता भी तो सो रही है। सब चीज आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं? सर वो काम वो अपना कर रहे हैं, बट आप लोग भी, हमें भी आज भी जागरूक होने की जरूरत है। इतना ही बोलूंगा सर। हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियो बनाया था कि जब तक हम इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, जो कॉकरोचों की तरह हमारे कंट्री में घुस गए हैं गटरों में से निकलकर, जब तक इन्हें हम रिपोर्ट करना शुरू नहीं करेंगे या इनको जॉब्स पे रखना बंद नहीं करेंगे, तब तक कोई भी काम इस देश में सीधा नहीं हो सकता। हर एक चीज़, मोदी जी ने बोला था युद्ध बॉर्डर पर ही नहीं लड़ा जाता, आप अपने घरों में भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। इनकी दुकानों का बहिष्कार कीजिए, इशारा वही था। इनको जॉब्स पे रखना बंद कर दीजिए,
ताकि ये आपको आपके घरों में झाड़ू पोछा करने वाला ही काम करते हैं, लेकिन और खाना बनाने का काम करते हैं जिसमें अपना पेशाब ऐड कर कर आपको खाना खिलाया जाता है। आपको कब अकल आएगी मुझे समझ नहीं आता। यस महेश जी, आखिरी कमेंट। सर एक और एक चीज है, ये जो आपने देखा है रशिया के अंदर यूक्रेन का प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, भारत के पास उन्होंने बांग्लादेश का प्रॉब्लम क्रिएट किया, चाइना के अंदर वो अभी ताइवान और तिब्बत और तुर्किस्तान का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यूएस वांट्स टू कंटिन्यू द डोमिनेंस ऑफ इट्स रिजर्व करेंसी डॉलर, और ये तीनों कंट्री ब्रिक्स के अंदर है। जब तक ये कंट्रीज अपने सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे या मॉनिटरी करेंसी पे ध्यान देंगे, तो ये सब ये ग्लोबल प्लान है सीआईए का टू मेंटेन द स्टेटस ऑफ रिजर्व करेंसी ऑफ डॉलर। ये एक अल्टीमेट गोल है। बाकी सब लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। सीआईए अपने हिसाब से जुड़ा हुआ है, आईएसआई अपने हिसाब से जुड़ा हुआ है, सीसीपी अपने हिसाब से जुड़ा हुआ है, टर्की भी अपने हिसाब से जुड़ा हुआ है। टर्की ने अपने ड्रोन इनको बांग्लादेश को दिया, तो भारत ने इजरायली ड्रोन उधर डाल दिया, तो वो चुप बैठ गए। अब क्या है, हमें एक तरह से यूनस के खिलाफ वहां पे लोगों को समझाना पड़ेगा, वहां पे रेजिम चेंज करानी जरूरी है, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी करानी जरूरी है। हमें वहां पे अप्रोच नाउ वी हैव टू डू अ प्रोएक्टिव अप्रोच, जैसे इसराइल ने किया है। सीरिया में जैसे ही असाद रेजिम गिरी तो वो जाके उन्होंने गोलन हाइट्स को कब्जा ही कर लिया। उन्होंने देखा नहीं, उनको मालूम है अपॉर्चुनिटी मिली, भारत को भी ऐसा ही कुछ काम करना पड़ेगा, तभी जाके भारत का सॉफ्ट पावर, भारत का ग्लोबल हार्ड पावर मानी जाएगी। मैं इतना ही बोलूंगा सर। सर इस दुनिया में जो जोर दिखाता है बल्ले बल्ले उसी की होती है, और हम यहाँ पर पुरुषोत्तम राम बनकर जो है एक काम करने की कोशिश करते हैं। इससे सारी दुनिया हमें आंखें ही दिखाती है, और अपने आप को बचाने में या डिफेंड करने में हम सारा टाइम लगे रहते हैं। और भाई मोदी जी, चाइना हर रोज़ आपको शिनजियांग में बता रहा है कि क्या करना है, इसराइल आपको हर रोज़ दिखा रहा है कि लेबनान में, सीरिया में, ईरान में जाकर काम कैसे किया जाता है, इवन गाज़ा के अंदर भी। कभी कभी मुझे लगता है कि फ्री लेसन्स ले लेने चाहिए ताकि इन सारी प्रॉब्लम्स को आने से पहले ही डिफ्यूज़ कर दिया जाए। थैंक यू महेश जी, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम।